A very good evening, all of you. So today we are going to start our new unit, rotational motion, और इसमें हमारे सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इस यूनिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनल एग्जामिनेशन में इससे पहले अगर हम टर्म 1 टर्म 2 को अगर हटा दें तो उससे पहले ये 10 मार्क्स की यूनिट बनती है और काफी अच्छी यूनिट मानी जाती है क्योंकि कंपटीशन में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 101% आते हैं और एक अच्छे वेटेज में भी आते हैं। तो अगर आप इस यूनिट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको 11th में तो मदद मिलेगी बट एज वेल एज आपको जो मदद मिलेगी वो आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में भी काफी मदद मिल जाएगी। डिफिकल्ट है थोड़ी यूनिट, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स। अगर हम देखें तो इस यूनिट में थोड़ा सा ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो कॉन्सेप्ट वाइज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि फिजिकली हम किसी चीज को अगर देख नहीं पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा हमें कम समझ में आता है, ठीक है। तो लेकिन कंसंट्रेशन अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा और एक बार समझ में आया तो इसके जो क्वेश्चंस करने में जो मजा आता है वो और किसी में आपको उतना शायद मजा ना आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडीज की। देखिए बॉडी की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, वन इज सिमेट्रिकल बॉडी एंड अनदर इज अनसिमेट्रिकल बॉडी या एसिमेट्रिकल बॉडी। देखिए सिमेट्रिकल बॉडीज के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो सिमेट्रिकल बॉडीज जो होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। जैसे कि एक सर्कल या डिस्क मान लीजिए, और मान लीजिए अगर मैं इस डिस्क को दो इक्वल पार्ट्स में अगर मैं कट करता हूं तो ये दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1 and 2। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट अगर बराबर है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल बॉडी। सो दिस इज योर सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ और बॉडीज के बारे में, अगर हम बात करें तो जैसे कि एक बॉडी हम और बना के यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल, सो लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर, तो आप यहाँ देखेंगे कि दिस इज योर ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करता हूँ कुछ इस तरीके से, लेट्स से दिस इज योर पार्टिंग लाइन, ठीक है, यहाँ से अगर आप कट करते हैं इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको कट करेंगे तो दिस इज योर, यानी कि ये 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर बराबर है तो ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी ही कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एंड दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, ओके। अब आगे अगर हम बात करें तो ये तो बात है सिमेट्रिकल बॉडीज की। अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें, ठीक है, या अनसिमेट्रिकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो एक बॉडी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ एल शेप बॉडी, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक एल शेप बॉडी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ अगर ड्रॉ करें तो लेट्स से दिस इज अ एल शेप बॉडी और कुछ इस तरीके से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो मैं अगर इसको किसी भी तरीके से अगर कट करता हूं कि मान लीजिए अगर मैं लेट्स से अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर कट करता हूं तब भी इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट अलग अलग नजर आएगा आपको। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर कट करता हूं तो भी आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होगा वो इसका अलग अलग आपको नजर आएगा। सो सच टाइप ऑफ बॉडी जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, उसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो दो टाइप की बॉडीज होती है, एक सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं और एक अनसिमेट्रिकल बॉडीज होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही राइज होता है कि सेंटर ऑफ मास से हम समझते क्या है। सेंटर ऑफ
मास। तो देखिए, अगर आप कभी भी सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमेशा एक चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। एक, सबसे पहला, कि ये किसी भी मास का सेंटर हो सकता है। ठीक है, सो किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर। ठीक है, सो सिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और दूसरा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे तो इस डिस्क का सेंटर जो होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, लेट्स से इफ वी ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, एक सेंट्रॉइड अगर हम यहाँ बनाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट करें एंड कुछ इस तरीके से अगर हम डालते हैं, सो दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। यहाँ आपको आपको क्या मिलेगा? सेंटर ऑफ मास मिल जाए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का कैलकुलेट करना बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए बॉडी जो है वो आपका एसिमेट्रिकल है, लाइक दिस, मान लीजिए बिल्कुल इरेगुलर कोई प्लेन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत डिफिकल्ट है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले का यूज करके ही हम अनसिमेट्रिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास में मेरा दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर पार्टिकल्स के अबाउट, ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं इफ द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग, इफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी is rotating about a fixed point, about a point is called center of mass। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। यानी वो जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये होता है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स, या ये कह सकते हैं द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, होल mass of the body is concentrated is concentrated is concentrated on is concentrated on the center of mass, is concentrated on the center of mass। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो ये है कि सेंटर ऑफ मास ये 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। वन इज सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर, जैसे कि इसी सर्कल है, इस बॉडी का सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ पॉइंट, यानी कि जैसे कि फैन है, फैन के जो ब्लेड्स है वो उसके सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ब्लेड्स का वो कहाँ लाई करेगा? वो फैन के सेंटर पर लाई करेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास, यानी जितना भी मास होगा वो सारा का सारा अल्टीमेटली कहाँ कंसंट्रेट करेगा? सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेट करेगा। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लियर है यहाँ तक तो फटाफट से यस लिख दीजिए। ओके, तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि सेंटर ऑफ मास का मतलब ये भी है कि अगर बॉडी के जो पार्टिकल्स है किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर रोटेट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो वो पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लेट्स से दिस इज योर अर्थ। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है।
और मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस, मान लीजिए इस एक्सेस के अबाउट ये स्पिन कर रहा है, ओके, सो इट इज कंटिन्यूअसली स्पिनिंग। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके खुद के सेंटर पर। तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होंगे अर्थ के ऊपर वो सभी के सभी इसके सेंटर के अबाउट घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ, सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कि दिस इज योर अर्थ, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर अर्थ, इसको हम अर्थ बोल देते हैं कि लेट्स से दिस इज योर अर्थ, ओके, एंड लेट्स से ये मून का ऑर्बिट है, ठीक है, लेट्स से मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं मून को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि लेट्स से दिस विल बी योर मून, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मून है आपका, ठीक है, सो दिस इज योर अर्थ, दिस इज मून। तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए अर्थ और मून का अलग अलग, तो इसका खुद के जो सेंटर होंगे यानी कि C1 एंड C2 वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एज अ सिस्टम, ठीक है, अगर मैं एज अ सिस्टम, जब मैं सिस्टम वर्ड यूज करता हूं तो सिस्टम का मतलब होता है अर्थ प्लस मून। तो दो पार्टिकल हैं इस सिस्टम के अंदर, तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अर्थ और मून का एज अ कॉम्बिनेशन एज अ सिस्टम क्या होगा सेंटर ऑफ मास। सो द करेक्ट आंसर इज, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मून जो है वो किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड, अर्थ किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, अपने खुद के सेंटर के अबाउट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट के अबाउट सारे पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो लेट्स से दिस इज योर सन। अब थोड़ा चेंज करते हैं कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सो लेट्स से दिस इज योर सन, सन के अराउंड लेट्स से एक ऑर्बिट में मैं कह सकता हूं कि लेट्स से दिस इज योर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो मैं अर्थ को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो लेट्स से दिस इज योर अर्थ, ठीक है, सो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कि लेट्स से दिस इज योर अर्थ, एंड वी नो दैट कि अर्थ के अराउंड जो है आपका मून रिवॉल्व करता है, सो आई कैन ड्रॉ मून ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर एक मून के लिए ऑर्बिट ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सो लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून, ये मून का ऑर्बिट, और यहाँ पर हम एक मून बना देते हैं फटाफट से, सो लेट्स से दिस विल गिव यू द मून, ये मून हो गया, ठीक है। तो नेमिंग कर देते हैं सबकी कि दिस इज योर सन, ये आ गया आपका सन, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो जाएगा आपका, दिस इज योर मून, इसको मून मान लीजिए। नाउ ये पूरा सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं, तो सिस्टम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाउ द सिस्टम बिकम्स अर्थ प्लस मून, और उसमें एक और ऐड कर लीजिए दैट इज सन, सन भी तो ऐड होगा इसमें, तो 3 पार्टिकल्स है इसमें। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं दैट व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, चलिए बताइए कहां पर लाई करेगा। सर सेंटर ऑफ सन। वेरी गुड, सेंटर ऑफ सन पर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहां लाई करेगा, सेंटर ऑफ सन पर। तो इसका मतलब दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, इसको हम सेंटर ऑफ मास पर,
ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास को समझा जा सकता है। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बानी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात थी इसके सेंटर ऑफ मास की। अब थोड़े से और एग्जांपल्स के बारे में बात करें। ठीक है, अगले जो एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या सेंटर ऑफ मास, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि लेट से इफ आई रेज अ क्वेश्चन हियर कि इज सेंटर ऑफ मास always lies inside the body? या inside the mass? बताइए, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इज द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज इनसाइड द मास? करेक्ट आंसर इज, अगर इसका आंसर की बात करें कि क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा किसी भी मास के अंदर ही लाई करेगा, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो मास से बाहर आ जाए? तो इसका आंसर होगा नो, इट विल बी अ बिग नो। ठीक है, आंसर इज नो। देखिए, सोचने की बात है कि आंसर नो मैंने क्यों बोला। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि लेट से देयर इज अ बैंगल। ठीक है, चूड़ियां हैं आपके पास। तो बैंगल की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे कि बैंगल का अगर मैं कहता हूं कि लेट से दिस इज योर बैंगल। ठीक है, तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बैंगल ड्रॉ कर दिया। लेट से दिस इज योर बैंगल्स, और यू कैन से अ रिंग। तो आप देखेंगे कि रिंग के सरकमफ्रेंस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? रिंग के सरकमफ्रेंस पर। बट अगर हम बीच में से देखें तो बीच में से क्या है? हॉलो है ये, दिस इज हॉलो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसका सेंटर होगा। क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करूंगा देन ऑल द पार्टिकल्स विल स्टार्ट टू रोटेट। लेट्स से इफ आई रोटेट दिस रिंग then all the particles will start to rotate about this center of mass. तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। देखिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रिजेस जब हम बनाते हैं तो बीम्स को उठाने के लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी क्रेन को बुलाया जाता है। अब मान लीजिए अगर आपने उसको सही जगह से बेल्ट से कनेक्ट नहीं करा, उसको लिफ्ट नहीं करा, तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, कितने लोग दब सकते हैं अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया। तो उसको बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में उठाने के लिए हम सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी का आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं और ये बताते हैं कि अगर स्ट्रक्चर को इस पॉइंट से अगर उठाया जाएगा तो बॉडी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में इजीली वहां से लिफ्ट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा भी पॉइंट है जहां से अगर बॉडी को अगर आप लिफ्ट करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम के साथ बॉडी इजीली लिफ्ट हो जाएगी। दूसरी पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है
कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट सारे पार्टिकल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इनसाइड हो, वो बॉडी के या ये कह लीजिए वो मास के आउटसाइड भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि बॉडी किस तरीके की। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि लेट से मैं एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात करता हूँ, तो ह्यूमन बीइंग की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर हम उसका सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा डायग्राम मेरा ऐसा पुअर सा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि, ठीक है, तो लेट से अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, ठीक है, कि ह्यूमंस का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करें, ठीक है। तो ह्यूमंस का अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, तो ह्यूमंस का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो स्टोमक के समवेयर यहां कहीं लाई करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉर द ह्यूमन, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई करता है। लेकिन अगर मैं इसी को एक केस में कन्वर्ट करता हूं, इसी एग्जांपल को एक केस में कन्वर्ट करते हैं कि मान लीजिए कि दिस इज योर लेट्स से दिस इज योर स्विमिंग एरिया, ठीक है। लेट्स से ये प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है जो कि वो जंप करेगा, ठीक है, वो जंप करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक डायग्राम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इनिशियली अगर ऐसा बोलता हूँ कि लेट्स से दिस इज योर पर्सन जो यहाँ से जंप करने के लिए रेडी है, ठीक है, वो जंप करना चाह रहा है थोड़ी देर में, तो वो यहाँ से अभी जंप करेगा, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर आपका पूरा स्विमिंग पूल है, तो दिस इज योर स्विमिंग पूल, ठीक है। तो वो इसमें जंप करने की एक कोशिश करेगा, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि जब वो स्ट्रेट अवे खड़ा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अभी हाल फिलहाल यहाँ कहीं लाई करेगा। लेकिन जैसे ही ये जंप करेगा, एज सुन एज ही विल जंप, तो जंप करते ही व्हाट विल हैपन, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते ही ये क्या करेगा, इस तरीके से रोटेशंस लेना शुरू करेगा और ये इस तरीके से गिरता हुआ गोल घूमता हुआ और फाइनली ये अंदर जाके गिरेगा। तो जब ये रोटेशन लेगा तो रोटेशन लेने पर क्या होगा, द होल बॉडी विल स्टार्ट टू मूव अबाउट दिस सेंटर, दिस सेंटर, दिस सेंटर, दिस सेंटर एंड दिस सेंटर। तो क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर स्विमर ने जंप किया और उसने सर्कुलेशन या ये कह लीजिए एक सर्कुलेशन मोशन में वो आया, तुरंत उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी से निकलकर बाहर आ गया, थोड़ा आगे आ गया और पूरी बॉडी उसके उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करनी शुरू हो गई। सो दिस विल बिकम सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर आ चुका है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई सेंटर ऑफ मास का मोशन बताइए, मोशन कैसा है, व्हाट इज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये कह सकता हूं स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास का कैसा मोशन है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं कहता हूं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से रेक्टिलिनियर मोशन, यू कैन ऑल्सो राइट रेक्टिलिनियर मोशन। जबकि बॉडी के सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, बट स्टिल सेंटर ऑफ मास जो है वो सीधा सीधा चलता हुआ। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ कि लेट्स से दिस इज योर
इंक्लाइन प्लेन, ये कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर मैं लेट से एक बॉल को रख लेता हूँ, ठीक है, एंड बॉल जो है वो कुछ इस तरीके की बॉल है और वो रोल डाउन करके नीचे आ रही है, सो वी नो दैट सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसका खुद का सेंटर हो जाएगा विच इज सी पॉइंट। और जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये रोटेट करके नीचे आएगा, ठीक है, द बॉल विल स्टार्ट टू रोटेट बट द सेंटर ऑफ मास विल स्टार्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के ऊपर वो सभी के सभी कैसे हैं, सर्कुलर मोशन में रहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताइए यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो बताइए यस लिखिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये राइज करता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्क है और इस डिस्क के अंदर लेट से अगर डिस्क को हम बोलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो लेट से द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क विल बी इट्स ओन सेंटर, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि लेट से नहीं, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन इसके अंदर से कट कर दिया है, तो लेट से अ वेरी स्मॉल पोर्शन इज कट डाउन। मैं अगर यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन को अगर मैं कट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस पोर्शन इज कट डाउन, तो क्या अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास सी पॉइंट पर ही लाई करेगा या ये शिफ्ट हो जाएगा? और शिफ्ट होगा तो किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या राइट साइड शिफ्ट होगा? बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर मैं ये कहता हूं कि इसमें से एक छोटा सा पोर्शन अगर आपने कट कर दिया है, देन द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द टुवर्ड्स दैट साइड वेयर द मास इज ग्रेटर, ठीक है, जिस साइड मास ज्यादा होगा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, सो द न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी C1। तो हमेशा याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास अगर आप कहीं से कट करते हैं किसी भी बॉडी में से और वहां से मास को अगर आप रिमूव करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट उस वाली साइड पर शिफ्ट होगा जहां पर मास ज्यादा होगा। जैसे एक कार की अगर हम बात करें, तो एक कार का एक केस अगर मैं आपको समझाता हूँ कि लेट से दिस इज योर कार, ठीक है, लेट से ये आपके पास एक कार है, ठीक है, लेट से कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो लेट से दिस इज योर कार, ठीक है। और कार की जब मैं बात करता हूं तो कार का फ्रंट अगर मैं कहता हूं कि दिस इज फ्रंट एंड दिस इज रियर, ओके, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज रियर, तो इंजन जो होता है, ठीक है, अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो होगा वो समवेयर यहां पर कहीं आगे की साइड लाई करेगा, ऐसा होगा इंजन। सो दिस इज योर इंजन। तो इंजन का वेट क्योंकि काफी ज्यादा होता है, यही वजह है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस कार का बिल्कुल सेंटर नहीं होगा, वो होगा थोड़ा सा इंजन की तरफ शिफ्टेड, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार। आप कभी अगर गौर करें तो आप हमेशा इस चीज को देखना कि किसी भी कार का जो फ्रंट व्हील होता है वो थोड़ा ज्यादा दबा होता है एज कंपेयर टू रियर व्हील, और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो फ्रंट साइड में थोड़ा शिफ्टेड होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो मास है, मैक्सिमम मास जो है वो फ्रंट व्हील के ऊपर आता है, और यही वजह है कि फ्रंट व्हील जल्दी वियर आउट भी हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं एज कंपेयर टू रियर, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने कितने सारे एग्जांपल स्टडी करे हैं, और सभी एग्जांपल से एक बात समझ में आती है कि सेंटर ऑफ मास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने की क्यों जरूरत है ये भी हमें समझ में आता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम अपनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को कभी भी सक्सेसफुली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो हमारे एप्लीकेशंस है, अगर हमें उसको पूरा करना है, ठीक है, उसको सही तरीके से अप्लाई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बॉडीज का सेंटर ऑफ मास
पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया है। आज पूरा सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने आपको पूरी नॉलेज दे दी है, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। कल मैं आपको कराऊंगा इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम इसका डेरिवेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स आल्सो। ठीक है, इसके बाद हम तुरंत इसके न्यूमेरिकल्स भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि चैप्टर कुछ इस तरीके का है कि साथ के साथ थ्योरी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, सो दैट हम ये समझ पाए कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।